हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो एचटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे DSSS हो, चाहे KVS हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी आपसे सीडीपी पूछी जाती है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम इस सीरीज़ में हर एक टॉपिक को, हर एक थ्योरी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं छूटने वाला। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो आज की हमारी थ्योरी वो है कोल्ब का एक्सपीरियंशियल मॉडल। क्या है? कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल मॉडल। कोल्ब ने अपना एक्सपीरियंशियल मॉडल दिया और कब दिया? 1984 में दिया। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत पुरानी थ्योरी नहीं है, ये अभी न्यू थ्योरी है। ये जो थ्योरी है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर है। जो कोल्ब का एक्सपीरियंशियल मॉडल है इसे क्या कहेंगे हम? अनुभवात्मक मॉडल। अनुभवात्मक मॉडल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कोल्ब ने कहा कि बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, बच्चा अपने अनुभव से सीखेगा। तो ये जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट है कि कोल्ब कहते हैं कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। इन्होंने बिहेवियरिस्ट को भी नकार दिया, क्योंकि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा? ट्रायल एंड एरर से सीखेगा। ये वहाँ पर बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन कराई जा रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चा ना तो हैबिट फॉर्मेशन से सीखता है, ना ही बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीखता है, ना ही बच्चा री इन्फोर्समेंट या पनिशमेंट से सीखता है। और इन्होंने उन साइकोलॉजिस्ट का भी अपोज किया जिन्होंने कोग्निशन की बात की थी, जिन्होंने कहा था कि जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ कोग्निटिव प्रोसेस है, सिर्फ और संज्ञान से रिलेटेड है, जैसे जीन पियाजेट ने कहा था। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी का बेस किसे बताया? इन्होंने अपनी थ्योरी का बेस बताया अनुभव को, एक्सपीरियंस को। इन्होंने कहा कि बच्चा जो भी चीजें एक्सपीरियंस करेगा, बच्चे ने अपनी लाइफ में जो भी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, जो भी उसने अनुभव इकट्ठे किए हैं, वो उन्हीं के द्वारा ही लर्निंग करता है। इस लर्निंग थ्योरी के कुछ नाम और हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म है जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इस लर्निंग थ्योरी को क्या कहा जाता है? ELT कहा जाता है। ELT का क्या मतलब हुआ? एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। अगर आपसे कोई पूछ ले ELT की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है ELT थ्योरी किसने दी? ELT थ्योरी कोल्ब ने दी। उसके बाद एक नाम और है जिसको बोलते हैं हम LSI। LSI का क्या मतलब हुआ? लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। तो LSI की फुल फॉर्म क्या हुई? लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी क्यों कहा गया? क्योंकि कोल्ब ने अपनी इस थ्योरी में लर्निंग स्टाइल्स की बात की है। कोल्ब ने कहा है कि बच्चा 4 तरीके से सीखता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो 4 तरह से होती है, इसलिए इस थ्योरी का नाम लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी भी पड़ा। इस थ्योरी को लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? अनुभव द्वारा सीखना, जो हम पहले कह चुके हैं। क्या है? अनुभव द्वारा सीखना। इन्होंने अपनी जो थ्योरी है, इन्होंने लर्निंग का बेस किसे माना? एक्सपीरियंस को माना। इन्होंने कहा बच्चा कैसे सीखेगा? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ अंतः क्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, जब बच्चा उसके सामने जो मूर्त वस्तुएं प्रेजेंट हैं उनके साथ जब वो अंतः क्रिया करता है तो उनके साथ वो क्या सीखता है? करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो ये जो थ्योरी है उसको, कोल्ब की जो थ्योरी है उसको क्या क्या कहा गया? ELT कहा गया, मतलब लर्निंग बाय एक्सपीरियंशियल या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। LSI कहा गया, लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। फिर उसके बाद लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग। ये सब किसने कहा? कोल्ब ने कहा। कोल्ब ने अपनी थ्योरी कब दी थी? 1984 में दी थी। जो कोल्ब थे
कोल्ब थे वो किन से प्रेरित थे, किन से इंस्पायर्ड थे? ये जीन पियाजेट से, कर्ट लेविन से और जॉन डेवी, इन तीनों से ये इंस्पायर्ड थे, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो पहले ही अनुभव को अपनी थ्योरी में बता चुके थे। वो कह रहे थे कि बच्चा लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करेगा, बच्चे अनुभव से सीखते हैं। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पहले ही कह चुके थे, संरचनावादी पहले ही कह चुके थे, निर्मितवादी पहले ही कह चुके थे। वो कहते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग है उसको कौन कौन डिटरमाइन करता है? बच्चे की लर्निंग को आनुवांशिकता, हेरिडिटी डिटरमाइन करती है। फिर उसके बाद बच्चे की जो वातावरण है, वातावरण को भी इम्पोर्टेंट माना। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब बच्चे के जो पूर्व अनुभव हैं, उनको भी इन्होंने इम्पोर्टेंट माना। इन्होंने बिहेवियरिस्ट को और बिहेवियरिस्ट जितने भी थी और जितने भी कोग्निटिव फील्ड में काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, सबको नकार दिया था। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो ना तो बिहेवियरिज्म की तरफ है और ना ही कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ है। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है, उसकी जो लर्निंग है वो पूर्व अनुभव से सीखती है। बच्चे का वातावरण है वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगा और बच्चे की जो हेरिडिटी है वो भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है। इनकी जो थ्योरी थी वो किन से इंस्पायर्ड थी? इनकी थ्योरी जीन पियाजेट से इंस्पायर्ड थी, कर्ट लेविन से और जॉन डेवी से इंस्पायर्ड थी। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोल्ब का एक्सपीरियंशियल मॉडल थ्योरी थी ये किन से इंस्पायर्ड थी? जॉन डेवी से। जॉन डेवी को क्या कहा गया था? प्रैग्मेटिज्म का फादर कहा जाता है। फिर उसके बाद कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी और जीन पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वहां से इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी, कोल्ब एक्सपीरियंशियल मॉडल या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। ये जो कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी थी, इन्होंने कहा जो लर्निंग है वो 4 स्टेजेस में होती है। कैसे होती है? 4 स्टेजेस में होती है, लेकिन जो ये स्टेजेस हैं वो सभी एक साइक्लिक मैनर में काम करती हैं, एक चक्रीय प्रारूप में काम करती हैं। मान लीजिए पहली स्टेज ये है, सेकंड स्टेज ये है, थर्ड स्टेज ये है और फोर्थ स्टेज ये है। 4 स्टेजेस हैं कोल्ब की एक्सपीरियंशियल मॉडल थ्योरी में। कोल्ब कहते हैं कि बच्चा जब पहले स्टेज से सीखेगा तो वो दूसरी पे जाएगा, दूसरी से सीखने के बाद वो तीसरी में आएगा, तीसरी के बाद चौथी में और चौथी के बाद वो फिर से पहली में चला जाएगा। इस तरह से ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो कैसे दी? इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए इसे साइक्लिक लर्निंग थ्योरी कहा गया। और एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने किसी भी हायरार्की की बात नहीं कही है। मतलब क्या कि इन्होंने ये नहीं कहा है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेज से ही इस साइकिल में एंटर कर सकता है, फिर उसके बाद वो सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले बच्चा फोर्थ पर भी जा सकता है, फोर्थ के बाद वो फर्स्ट पे जाएगा, फर्स्ट के बाद वो सेकंड में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा एंट्री तो किसी भी स्टेज में कर सकता है। बच्चा दूसरी स्टेज से भी सीखना शुरू कर सकता है, तीसरी से भी कर सकता है, चौथी से भी कर सकता है, लेकिन जो लर्निंग होगी वो साइक्लिक ही होगी। फोर्थ के बाद उसे फर्स्ट पर ही जाना पड़ेगा, फर्स्ट के बाद उसे सेकंड पर ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसने सेकंड से एंट्री की और सीधा वो फोर्थ पर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो लर्निंग है वो साइक्लिक मैनर में चलती है, एक चक्र में चलती रहती है। और ये जो लर्निंग साइक्लिक है, जो ये लर्निंग साइकिल है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। और जो ये साइक्लिक प्रोसेस है वो किस पर बेस्ड है? अनुभव पर है। याद रखिएगा, जो इनकी थ्योरी है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, अनुभव पर बेस्ड है, कि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जितनी भी ये स्टेजेस हैं, ये हर एक स्टेज है वो फाउंडेशन का काम करेगी, नींव का काम करेगी अगली स्टेज के लिए। जैसे बच्चे ने थर्ड स्टेज से एंटर किया तो थर्ड स्टेज है वो नींव का काम करेगी फोर्थ के लिए, फोर्थ है वो नींव का काम करेगी फर्स्ट के लिए, फर्स्ट है वो फाउंडेशन का काम करेगी सेकंड के लिए। मतलब जो हर एक स्टेज है वो फाउंडेशन का काम करती है नेक्स्ट स्टेज के लिए। मतलब ये इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, कि एक स्टेज में बच्चे ने जो सीख लिया वो दूसरे पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालता है। नहीं, जो हर एक स्टेज है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जो एक पहली स्टेज है वो आने वाली स्टेज के लिए एक बेस का काम करती है, नींव का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है।
कोल्ब कहते हैं कि बच्चे के जितने भी एक्सपीरियंस हैं, बच्चा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस पर जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस क्या होंगे। कोल्ब कहते हैं कि बच्चा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा और बच्चे के पास जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक सिचुएशन में सीखे गए एक्सपीरियंस का वो दूसरे सिचुएशन में प्रयोग कर सकता है। मतलब एक एक्सपीरियंस बच्चे के पास पहले से है, उस एक्सपीरियंस का वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, एक्सपीरियंस का वो परिवर्तन करेगा नई सिचुएशन में। सॉल्यूशन के लिए वो अपने प्रायर अनुभव का यूज करेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करता है। जैसे बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है, अब बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करना आता है, बच्चे को गुणा करना आता है। अब जब बच्चा परसेंटेज वाला टॉपिक सीखेगा तो वहां पर वो उस गुणा का यूज करेगा, वहां पर उस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेगा। मतलब पहले बच्चे ने जो बेसिक चीजें सीखी हैं, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग बच्चे ने सीख लिया है, तो बच्चा जब मैथ्स की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगा तो वहां पर अब वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है। वहां पर बच्चे को पता है जोड़ किस तरह से करना है, गुणा किस तरह से करना है, भाग किस तरह से करना है। मतलब बच्चे के जो पहले से एक्सपीरियंस थे, उन एक्सपीरियंस का उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, वहां पर ले जाकर उस सिचुएशन में यूज किया। मतलब अलग अलग सिचुएशन जब बच्चे के सामने आएंगी तो बच्चे अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, बच्चे के पास जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस है, उनका यूज करेगा वो किसी भी आने वाली सिचुएशन में। अब हम इन स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कोल्ब ने अपना एक्सपीरियंशियल मॉडल दिया, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? देखिए, ये जो 4 स्टेजेस हैं वो साइक्लिक मैनर में होती हैं, एक चक्रीय रूप में होती हैं। फिर ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में जब भी बच्चा सीखता है तो किसी भी स्टेज से वो एंटर कर सकता है, किसी भी स्टेज से वो प्रवेश कर सकता है। लेकिन जो ये चक्र है वो एक साइक्लिक मैनर में चलता है। मतलब एक के बाद, थर्ड के बाद उसे फोर्थ पर ही आना होगा, फोर्थ के बाद उसे फिर से फर्स्ट में जाना होगा, एक चक्र में चलता है। ये जो स्टेजेस हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। सबसे पहले क्या है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? मूर्त अनुभव। क्या है? मूर्त अनुभव सबसे पहली स्टेज है, अनुभव। फिर उसके बाद आता है दूसरा है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहा है। अवलोकन भी कैसा? चिंतनशील अवलोकन करता है। फिर जो थर्ड स्टेज आती है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संकल्पना। फिर उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब अनुप्रयोग। क्या है? अनुप्रयोग। ये जो चारों स्टेजेस हैं वो एक साइकिल में होती हैं, एक के बाद एक होती हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। इनको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए आपने पराठा बनाना है, आप पहली बार पराठा बनाना सीख रहे हैं। आपने देखा कि आपने पराठा बना तो लिया है, लेकिन वो बाहर से तो जल गया है, लेकिन अंदर से वो कुछ कच्चा रह गया है। ये क्या है? ये आपका है मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव क्या है? जिन चीजों को आप देखकर, टच कर कर, फील करके, जो चीजें आपके सामने प्रेजेंट हैं उनको लेके आप अपने अनुभव बना रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बना रहे हैं। आपके सामने पराठा प्रेजेंट है, वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मतलब मूर्त वस्तु आपके सामने प्रेजेंट है। आपके सामने पराठा प्रेजेंट है, आप उसे देख रहे हैं, आप उससे एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि मेरा पराठा बाहर से तो जल गया है लेकिन अंदर से कच्चा है। ये क्या है? आपके मूर्त एक्सपीरियंस है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद आप करते हैं अवलोकन। अवलोकन क्या करेंगे? आप अब उसके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मैंने ये जो पराठा बनाया है ये जल क्यों गया, बाहर से ये जल क्यों गया और अंदर से ये कच्चा क्यों है। ये है आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। आप अपना बनाने के तरीके पर रिफ्लेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने आटा किस तरह से लगाया था, कहीं आटा तो लूज नहीं रह गया था। फिर उसके बाद जो मैंने स्टफिंग की, कहीं वो ज़्यादा कम तो नहीं रह गई, या फिर जो तवा है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया, मैंने बहुत जल्दी तो नहीं पकाया है उसे, इसलिए तो नहीं जल गया है। ये सब जो थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में, ये है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं चिंतनशील अवलोकन।
अब ये चिंतनशील अवलोकन करने के बाद आप क्या करते हैं, संकल्पना करते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं, आप अपने माइंड में संकल्पना बनाते हैं कि जो मेरा तवा था वो बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मेरा पराठा जल गया, और बहुत जल्दी पराठा बना इसलिए अंदर से जो पराठा है वो कच्चा रह गया। ये आपने क्या कर ली, संकल्पना बना ली, आपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन कर ली। अब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद अब आपके पेट में जोरों की भूख लगी है, आप क्या करेंगे, अब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, आप उसका अनुप्रयोग करेंगे। अब आप दोबारा से पराठा बनाएंगे। अब जब आप दोबारा से पराठा बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे तवा ज़्यादा गर्म भी ना हो और मैं उसे धीरे धीरे बनाऊंगा, तो जो पराठा है वो मेरा ना तो कच्चा रहेगा और ना ही जलेगा। ये आपने क्या किया, जब आप दोबारा से पराठा बनाने लग रहे हैं तो आपने जो ये एक्सपीरियंस गेन किया, एक्सपीरियंस कैसे गेन किया, सबसे पहले आपने कॉन्क्रीट चीजें देखी, जो मूर्त अनुभव हैं, जो उसके पास कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस प्रेजेंट हैं, उनसे वो चीजों को सीखेगा। यहाँ से उसे अनुभव प्राप्त हुए। जब उसने अपना जला हुआ पराठा देखा तो उसके क्या हुए, उसने अनुभव प्राप्त किए। फिर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन करेगा, उस चीजों के बारे में सोचेगा कि जो मेरा पराठा जला था वो क्यों जला था, ये उसने रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में सीखा। फिर उसने अपने माइंड में एक कंसेप्ट बनाया, उसकी एक संकल्पना बनाई कि मेरा पराठा इसलिए जला था क्योंकि जो तवा था वो बहुत गर्म था। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उस संकल्पना को सीखने के बाद, उस एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीखने के बाद वो क्या करेगा, उसका अनुप्रयोग करेगा, उसका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेगा। फिर उसके बाद अगर फिर से कोई कमियां रही तो वो कमियां उसे कहाँ देखेंगी, मूर्त अनुभव में। जो भी चीजें उसके साथ साथ कॉन्क्रीट मूर्त चीजें जो उसके सामने अवेलेबल होंगी उनसे वो फिर से सीखेगा। फिर ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वन बाय वन अब हम स्टेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, मूर्त अनुभव है। जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हैं वो बच्चा अपनी सेंसेस से करता है। कैसे करता है, अपनी इंद्रियों से लेता है। बच्चे की जो भी सेंसेस हैं उनके साथ बच्चा अपने एक्सपीरियंस बनाता है, अपने अनुभव बनाता है। सबसे पहले जो चीज़ें सामने प्रेजेंट हैं उन्हीं से ही बच्चा सीखता है। जो भी चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट हैं उसके बारे में वो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाता है। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं वो अपनी इंद्रियों से सीखते हैं, अपनी सेंसेस से सीखते हैं, अपनी सेंसेस से टच करके सीखते हैं। मान लीजिए हम बच्चे को एक एप्पल का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। हमने बच्चे के सामने एक एप्पल दिया, बच्चा उसे देखेगा, उसे लेकर अपने माउथ में डालेगा, उसे टेस्ट करके देखेगा। ये सब चीजें क्या है, ये बच्चा मूर्त एक्सपीरियंस कर रहा है, बच्चा उसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले रहा है। बच्चे के सामने जो मूर्त ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, उनसे अनुभव प्राप्त करना है। इस टाइम बच्चे को जो नए एक्सपीरियंस मिल रहा है, फर्स्ट स्टेज पे बच्चा जो नए एक्सपीरियंस गेन करेगा वो जो पहले से उसके पास पहले से जो एक्सपीरियंस अवेलेबल है उनमें वो इंटरप्रेट करता है, वहां पर वो मॉडिफिकेशन करता है। पहले से बच्चे के पास जो एक्सपीरियंस अवेलेबल थे और अब जो उसने नए एक्सपीरियंस लिए हैं उन दोनों में वो इंटरप्रेट करता है, उन दोनों में वो सामंजस्य बिठाएगा, उन दोनों में वो परिवर्तन करता है। ये होता है मूर्त अनुभव स्टेज में। जो भी मूर्त ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने प्रेजेंट है, बच्चा जब मूर्त ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो बच्चे के पास पहले से जो एक्सपीरियंस है, पहले से बच्चा जिस वस्तु के बारे में पहले से जो जानता है उसके बारे में वो नया कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस ऐड करता है, नया अनुभव ऐड करता है। मूर्त अनुभव के स्टेज में जब बच्चा सीखेगा तो यहाँ पर जो सीखेगा वो कैसे सीखता है, फीलिंग से सीखता है, फील से सीखता है। मतलब यहाँ पर बच्चा किन से सीखेगा, अपनी इंद्रियों से सीखेगा। जो इंद्रियों का ज्ञान, जो इंद्रियां उसे ज्ञान का अनुभव कराती हैं, बच्चा उसी ज्ञान का अनुभव करता है, उसी ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करता है। यहाँ पर इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं अवलोकन या फिर परावर्तन या फिर चिंतनशील अवलोकन की स्थिति। इस टाइम पर बच्चा क्या करता है, इस टाइम पर इस स्टेज पर बच्चा अपने ही आप को ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने ही आप को क्या कर रहा है, वॉच कर रहा होता है। इसलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं, वॉचिंग बोलते हैं। इस उम्र में बच्चा अपने ही आपकी आलोचना कर रहा होता है, अपने ही आपको जज कर रहा होता है, अपने आप का असेसमेंट कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम में किसी कारणों की वजह से हम फेल रहे, तो अब उस कारणों पर रिफ्लेक्शन किया जाएगा कि हमारा जो फेल होने का रीजन था वो क्या रहा।
हमने कौन सा जो टॉपिक है या फिर कौन सा सब्जेक्ट है वो अच्छे से हमने नहीं पढ़ा, उस सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स आए, तो उसके पीछे का कारण क्या रहा, क्या हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, या फिर हमने मेहनत नहीं की थी, या फिर हमने उसको हल्के में ले लिया। जो भी थिंकिंग कर रहे हैं हम अपने आप का अवलोकन कर रहे हैं। जब बच्चा अपने आप को अवलोकन करेगा, अपने आप को जज करेगा, अपने आप को असेस करेगा, वहां पर क्या होती है, वॉचिंग होती है। इस स्टेज में बच्चे के पास पहले से जो अनुभव हैं, पहले से जो बच्चे के पास एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस का नए एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ने की, उन नए एक्सपीरियंसेस के साथ रखकर उन दोनों में कंपैरिजन करेगा। जहां पर बच्चा कंपैरिजन कर रहा होता है, अपने आप को इवेलुएट कर रहा होता है, तो वो स्टेट कौन सी होती है, वॉचिंग की होती है, अवलोकन की होती है। ये अवलोकन है, यहाँ पर वॉचिंग है, यहाँ पर बच्चा क्वेश्चनिंग करता है। यहाँ पर क्वेश्चनिंग बच्चा अपने आप से भी कर सकता है और दूसरों से भी कर सकता है। जहाँ पर कन्वर्सेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर वार्तालाप होगी किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वार्तालाप होगी, जब कन्वर्सेशन होगा, तो वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वहाँ पर बच्चा अवलोकन कर रहा है, वॉचिंग कर रहा है। जब बच्चे ने मूर्त अनुभव प्राप्त कर लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, फिर उस पर उसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या आएगी, संकल्पना आती है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, एक्टिव कंसेप्चुअलाइजेशन कर रहा होता है। यहाँ पर बच्चा अपने कंसेप्ट्स की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर बच्चा जब नई स्थिति आएगी तो उसे किस तरह से रिएक्ट करना है, एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि जब उसके सामने फिर से वो प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन उसे किस तरह से करना है। कहाँ पर करता है, संकल्पना पर करता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में करता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो कंसेप्ट होंगे वो यहाँ पर क्या होते हैं, मूर्त होते हैं। यहाँ पर बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर जो लर्निंग करेगा, यहाँ पर बच्चा जो अनुभव प्राप्त करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, मूर्त होंगे। जो अमूर्त एक्सपीरियंस उसने कहाँ से, ये जो अमूर्त एक्सपीरियंस हैं वो बच्चे ने कहाँ से प्राप्त किए, मूर्त अनुभव से, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स उसके सामने प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद उसने वॉचिंग किया, उस पर रिफ्लेक्ट बैक किया। यहाँ पर वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बनाएगा, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाएगा कि जब नई सिचुएशन आएंगी तो उसे किस तरह से उसे रिएक्ट करना है। हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि हमारे एग्जाम में फेल होने के कारण ये रहे। अब उन कमियों को दूर कैसे किया जाए, अब उन कमियों को दूर करने के लिए हमें कंसेप्ट्स बनाने, हमें संकल्पना बनानी है, हमें हाइपोथेसिस बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं कि जिस टॉपिक में हमें डाउट रहे उन टॉपिक्स को हमें अच्छे से तैयार करना है। और जब हम इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो जो फोर्थ स्टेज है वो आ जाती है अनुप्रयोग की। जो हमने सारे अनुभव इकट्ठे करे, अब उनको क्या करना है, हमें अनुप्रयोग करना है, उनका हमें प्रयोग करना है। बच्चे के सामने रियल लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो बच्चा अपना जो अनुभव है, जो अपना एक्सपीरियंस है, उसको रियल लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस है उनमें प्रयोग करेगा, वहां पर अनुप्रयोग करेगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेगा। जब बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेगा तो यहाँ पर बच्चे को फिर से नए अनुभव प्राप्त होंगे। फिर बच्चे को नए अनुभव प्राप्त होंगे तो वो जो अनुभव है वो दोबारा उसे कहाँ ले जाएंगे, मूर्त अनुभव पर लाएंगे। यहाँ पर बच्चे ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब उसने जो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके सामने क्या है, मूर्त अनुभव आ गए हैं। अब जो मूर्त अनुभव आए फिर वो उसे फिर से ये पूरी साइकिल फिर से चलती रहेगी। बच्चे के सामने नए नए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आते रहेंगे, मूर्त एक्सपीरियंस आते रहेंगे, फिर से ये पूरी साइकिल है, ये चलती रहेगी। यही कहा था कोल्ब ने। हर एक स्टेज है वो दूसरी स्टेज के लिए फाउंडेशन का काम करती है। यहाँ पर बच्चे के पास जो मूर्त अनुभव थे उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए मजबूर किया, यहाँ पर अवलोकन किया गया, यहाँ पर प्रावर्तन किया गया। फिर उसके बाद बच्चे के पास जो रिफ्लेक्शन के बाद जो अनुभव आए वो बच्चे ने कहाँ पर यूज करे, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट अपनी थिंकिंग बनाने के लिए यूज किए। फिर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बच्चे के अनुभव हुए वो कहाँ पर यूज किए, उसने अनुप्रयोग में यूज किया। जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है इसको हम बोलते हैं डूइंग। क्या बोलते हैं, डूइंग। और जो संकल्पना थी इसको हम बोल रहे थे थिंकिंग। यहाँ पर बच्चा थिंकिंग कर रहा था, यहाँ पर बच्चा सोच विचार कर रहा था। तो फीलिंग क्या होगी, मूर्त अनुभव, वॉचिंग होंगे कौन सा, अवलोकन, थिंकिंग होगी संकल्पना, अनुप्रयोग होगा डूइंग। ये पूरी साइकिल थी जो
कोल्ब ने अपने एक्सपीरियंशियल मॉडल में डिस्कस की थी। अब इसके बाद कोल्ब के अनुसार जो लर्निंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो कोल्ब ने कहा जो लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि उन्होंने सर्कल में, जैसे हमने अभी साइकिल में समझा कि साइकिल है वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, एक जो स्टेज है दूसरी स्टेज के लिए फाउंडेशन का काम करेगा और ये निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कोल्ब के अनुसार यही है कि लर्निंग है वो एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फिर के बाद इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो एक होलिस्टिक प्रोसेस है। होलिस्टिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट की बात होती है, चाहे वो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मोरल डेवलपमेंट की बात हो। मतलब यहाँ पर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो हर तरह से होगा। यहाँ पर बच्चे का होलिस्टिक प्रोसेस चलता है। बच्चा अपने अनुभव, हर एक क्षेत्र में बच्चा अपने अनुभव को गेन करता है। जब बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा होता है तो वहाँ पर बच्चे को कोग्निटिव एक्सपीरियंस मिलते हैं। जब बच्चा सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वहाँ पर बच्चे को सोशल एक्सपीरियंस मिल रहे होते हैं। तो जो ये लर्निंग है वो एक पूरा होलिस्टिक प्रोसेस है, सिर्फ एक डायमेंशन में ना होकर ये समग्रता की बात करता है, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करता है। जो वर्ल्ड है उसके साथ हम एडजस्ट कर पाए, एडजस्टमेंट को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना है कि बच्चा अपने संसार के साथ अडेप्ट कर पाए, अपनी सोसाइटी के साथ अडेप्ट कर पाए। तो वो जो लर्निंग है वो क्या होती है, एक होलिस्टिक प्रोसेस होती है। फिर इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो किसी पीपल, कोई भी एक बच्चा हो सकता है या कोई भी एक आदमी हो सकता है, और उसका जो वातावरण है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके साथ इंटरेक्शन करने से लर्निंग होती है। जितना ज्यादा कोई भी पीपल अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा उसकी लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी। इन दोनों में जब इंटरेक्शन होती है तब लर्निंग होती है। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है टू क्रिएटिंग नॉलेज, ज्ञान का निर्माण करने के लिए एक प्रोसेस है। ज्ञान का निर्माण बच्चा कैसे करेगा, ज्ञान का निर्माण अपना अनुभव से करेगा। कोई भी बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या प्राप्त करेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, और उस अनुभव से वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। यहाँ पर बच्चे को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो चाइल्ड है वो एक टेबुला रासा होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, बच्चे को जैसा हम भरना चाहें वैसा भर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा कि बच्चे में आप ज्ञान भर नहीं सकते, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे, अनुभव से करेंगे, एक्सपीरियंस से करेंगे। और एक्सपीरियंस उसे कहां से मिलेंगे, जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब बच्चा लर्निंग प्रोसेस कर रहा होता है तो बच्चा अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान भी करता है। बच्चे के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है बच्चा उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढता है और अपने वर्ल्ड में एडजस्ट होने के लिए कोशिश करता है, अपने वर्ल्ड में एडजस्ट होने की कोशिश करता है। इन्होंने देखिए लगभग सभी को ही इंक्लूड कर दिया। इन्होंने बिहेवियरिस्ट को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ट्रायल एंड एरर कर रहा है ना, बच्चा अपने अनुभव से सीखा। पहले बच्चे ने गलती करी, फिर उसके बाद उसने रिफ्लेक्शन किया उस पर, फिर उसके बाद वो क्या करता है, संकल्पना बनाता है, फिर उसके बाद वो अनुप्रयोग कर रहा है। एक तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक कोग्निटिव प्रोसेस है, मतलब मेंटल एबिलिटी इन्होंने माना है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो जब पीपल और इन्वायरमेंट जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, मतलब यहाँ पर सोशल की बात हो रही है, यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है कि जितना ज्यादा बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उतने ही वो अनुभव गेन करेगा, अपने एक्सपीरियंस को बनाएगा, और जो एक्सपीरियंस बने वही बच्चे के ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो इन्होंने लगभग सभी को इंक्लूड करके और अपनी नई थ्योरी दे दी जो अनुभव पर बेस्ड है, जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जब इन्होंने अपनी स्टेजेस की बात की थी तो इन्होंने कहा था हर एक स्टेज है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और हर एक स्टेज है वो दूसरी स्टेज के लिए फाउंडेशन का काम करती है। इनकी जो थ्योरी थी वो हिरार्की में नहीं थी कि पहले फर्स्ट स्टेज आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। इन्होंने जो अपनी थ्योरी है वो एक पूरी साइक्लिक मैनर में दी है। फिर इसके बाद बात करते हैं लर्निंग स्टाइल्स की। जो कोल्ब हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में लर्निंग स्टाइल्स की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो लर्निंग है वो 4 स्टाइल की होती है, जो हम पहले भी पढ़ रहे थे, LSI, इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री। जो इनकी थ्योरी है उनको क्या कहा गया था, लर्निंग
स्टाइल इन्वेंटरी भी कहा गया था। लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी क्यों कहा गया था? क्योंकि कोल्ब ने कहा था जो लर्निंग है वो 4 तरीके से होती है, जितने भी बच्चे हैं वो 4 तरीके से सीखते हैं। देखिए ये तो हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका अलग होता है। कोल्ब ने वो जो सीखने का तरीका है, जो लर्निंग स्टाइल है, उसके 4 प्रकार बताए। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले जो स्टेजेस हैं उनसे ही रिलेट करके हम उनको सीखेंगे। सबसे पहले जो इनकी थी वो फर्स्ट स्टेज थी, वो थी मूर्त एक्सपीरियंस, जिसको हम कह रहे थे कॉन्क्रीट अनुभव। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आई थी जिसको क्या कहा गया था, रिफ्लेक्टिव स्टेज, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे थे, अवलोकनात्मक। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आई थी जिसमें वो क्या कर रहा था, संकल्पना बना रहा था, संकल्पना, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हो रहा था। और फिर जो फोर्थ स्टेज थी वो क्या थी, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब अनुप्रयोग। ये 4 स्टेजेस दी। अब इन्होंने कहा कि जो बच्चा सीखता है वो 4 तरीके से सीखता है। यहां पर जो आएगी वो है डाइवर्जिंग। ये मॉडल आपको ऐसे के ऐसे याद रखना है वरना भूल जाओगे। डाइवर्जिंग के अपोजिट में क्या आएगा, कन्वर्जिंग। और यहां पर आएगा असिमिलेशन, और यहां पे आएगा अकोमोडेशन। इन्होंने कहा कि बच्चा जब भी सीखता है ना, एक तरह की लर्निंग है, उसमें 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। जैसे डाइवर्जिंग है, इसमें ये 2 स्टेजेस होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। बच्चा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से सीख रहा होगा तो उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वो डाइवर्जिंग होगी। जब बच्चा रिफ्लेक्शन और संकल्पना से सीख रहा होगा तो उसकी लर्निंग स्टाइल क्या होगी, असिमिलेशन होगी। जब बच्चा संकल्पना और अनुप्रयोग का प्रयोग करेगा तो कन्वर्जिंग होगी। और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में अकोमोडेशन होगी। ये मॉडल आपको यूं का यूं याद रखना है वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए डाइवर्जिंग का नाम आपने सुना है, ये जो चिंतन है वो कौन सा होता है, अपसारी होता है। अपसारी का मतलब यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्यादा तरीके से निकाल सकते हैं। जब बच्चा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक से ज्यादा तरीके से निकाल सकता है तो वो कब निकालेगा, जब बच्चे ने मूर्त एक्सपीरियंस कर रखे होंगे, जब बच्चे ने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कर रखे होंगे। डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल बच्चा कब दिखाएगा, जब बच्चे ने मूर्त एक्सपीरियंस कर रखे हैं, जब बच्चे के सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं उसका बच्चे ने अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रखा है। फिर उसके बाद उसने उस पर क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया, उस पर उन्होंने अवलोकन किया, उसको उसने वॉच किया, उसने उसे क्रिटिसाइज कर लिया, उसने उसे असेस कर लिया। तब बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो कौन सी बनेगी, डाइवर्जिंग बनेगी, अपसारी बनेगी। फिर उसके बाद दूसरी लर्निंग स्टाइल आती है जब बच्चे ने रिफ्लेक्ट बैक कर लिया, जब बच्चे ने चिंतनशील विचार, जब बच्चे ने चिंतनशील अवलोकन कर लिया और जब बच्चे ने संकल्पना बना ली है। यहाँ पर बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हो गई है, तब बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो कौन सी होगी, असिमिलेशन होगी। असिमिलेशन को हम बोलते हैं आत्मसात करना, ठीक है। और फिर उसके बाद जब बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हो गई है और बच्चे ने अनुप्रयोग कर लिया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर लिया है, तो उनकी लर्निंग स्टाइल कौन सी होगी, कन्वर्जिंग होगी। जब बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के बीच में है तो वो क्या करेगा, अकोमोडेशन करेगा। अब देखो जो ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग का क्या मतलब है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्यादा तरीके से ढूंढना। ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चा ज्यादा तरीके से कब ढूंढ पाएगा, जब बच्चे ने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कर रखे हैं, मूर्त उन चीजों को देख रखा है और उस पर रिफ्लेक्ट बैक कर रखा है। तब बच्चा की जो लर्निंग स्टाइल है वो कौन सी होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। और डाइवर्जेंट थिंकिंग को अगर आपने बढ़ावा देना है तो बच्चे का काम करवाइए आप ग्रुप्स में। जब बच्चा ग्रुप्स में काम करेगा तो वहां पर बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो यहीं पर होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर ने एक सवाल किया, टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा और बच्चे अब उस क्वेश्चन पर सोच रहे हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, अपनी थिंकिंग लगा रहे होते हैं, अपनी रीजनिंग लगा रहे होते हैं। वो सब क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो बच्चे की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये कहाँ पर आएगी, डाइवर्जेंट में आएगी। और जो क्रिएटिविटी है, दूसरा क्या, क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी भी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं वही दिखा पाते हैं। हर एक चीज में नया कुछ ले आना, किसी भी एक सिचुएशन में नया सॉल्यूशन ले आना, कोई भी एक नई चीज को बना पाना, जो उसके नोवेल आइडियाज हैं वो लेके आना, वो कहाँ आएंगे, डाइवर्जेंट में आएंगे, जहां पर क्रिएटिविटी होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। वो है असिमिलेशन, जिसको हम बोल रहे हैं आत्मसात करना। आत्मसात बच्चे कब करेंगे, जब बच्चे रिफ्लेक्ट करेंगे किसी चीज पर, जब बच्चे अवलोकन कर चुके होते हैं। जो ये लर्निंग स्टाइल होती है, इस लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या हो रही है, थिंकिंग हो रही है, थिंक करेंगे, और यहाँ पर क्या हो रही थी, वॉचिंग हो रही थी। मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, थिंक एंड वॉचिंग स्टाइल भी बोल सकते हैं। थिंक और वॉचिंग स्टाइल कैसे करेंगे, इस थिंक और वॉचिंग स्टाइल वाले बच्चे जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगाएंगे। असिमिलेशन का मतलब क्या है, बच्चे के पास जो पहले से पूर्व ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को ऐड करना और उसको एडजस्ट करना। ये असिमिलेशन और अकोमोडेशन के टर्म आपने पियाजेट में पढ़े होंगे ना, पियाजेट ने दी थी असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो ये असिमिलेशन वही है कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करना। बच्चे के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके में लगाना, वो कौन करेंगे, असिमिलेशन लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे करेंगे। ये लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं, ये मेनली रीजनिंग में अच्छे होते हैं। किस में अच्छे होते हैं, रीजनिंग अच्छी होती है। जो बच्चे रीजन बहुत अच्छा दे पाते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पीछे, वो रीजन कब दे पाएंगे, जब उन्होंने अपने आप पर रिफ्लेक्ट बैक किया है, अपने आप का अवलोकन किया है और उस पर उसने थिंकिंग की है, तो वहां पर बच्चा रीजनिंग दे पाएगा और उस लर्निंग स्टाइल को बोला गया है असिमिलेशन। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है कन्वर्जिंग, जिसे हम बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी जो लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये चीज़ों पर बहुत अच्छे से थिंक कर सकते हैं और डू कर सकते हैं। ये क्या है था, डूइंग। थिंकिंग एंड डूइंग की जो स्टेज है वो कौन सी होगी, कन्वर्जिंग होगी। ये बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे ने यहाँ पर अपनी थिंकिंग से जो सीखा है वो उसे रियल लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाता है। बच्चे ने जोड़ घटा गुना भाग यहाँ पर सीख लिया है, तो जब बच्चा दुकान पर सामान खरीदने जाएगा तो यहाँ पर वो अपनी नॉलेज का यूज कर पाएगा। मतलब यहाँ पर थिंकिंग और डूइंग हो रही है। जब बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कर पाता है, उस चीज का जो बच्चे ने एक्सपीरियंस लिया है उसका प्रयोग कर पाता है, जो उसके सामने डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। ये गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ये अपने ज्ञान का रियल लाइफ, डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैकेनिक हो गए, वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं, वो अपने एक्सपीरियंस का पंखा सुधारने में काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो सीखा है उसका वो अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ चीजों में। फोर्थ लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, अकोमोडेशन है। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, डिविंग और डूइंग, और इसको क्या बोलेंगे, फीलिंग। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, काम कर रहा है, डूइंग और फीलिंग स्टाइल होगी। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चा प्रैक्टिकल में जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चा अपने लॉजिक्स नहीं लगाना चाहता है। यहाँ पर बच्चा मेनली किससे सीखेगा, ट्रायल एंड एरर से सीखेगा। ट्रायल एंड एरर, बच्चा बार बार गलतियां करेगा, बार बार उसे दोहराएगा। बच्चा बार बार गलतियां करेगा और बार बार उसे दोहराएगा अकोमोडेशन में। यहाँ पर बच्चा अपनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगाता है। बच्चे यहाँ पर लॉजिकल थिंकर नहीं होते। जो बच्चे अकोमोडेशन से सीखेंगे ये प्रैक्टिकल या फिर एक्सपीरियंशियल अप्रोच का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार किसी चीज को करेंगे। डूइंग का मतलब कर रहे हैं, बार बार हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं। वो बार बार उस एक्टिविटी को करेंगे। अगर वो एक्टिविटी ठीक है तो ठीक है, अगर वो गलत हो गई तो वो उसे दोबारा करेंगे। यहाँ पर वो अपने कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं। तो ये अकोमोडेटर्स होते हैं, ये फीलिंग और डूइंग की लर्निंग स्टाइल वाले होते हैं। ये 4 लर्निंग स्टाइल थी। अब ये 4 लर्निंग स्टाइल्स का हमें क्यों पता होना चाहिए? देखिए, हम जानते हैं कि हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग है, इसलिए हमें ये लर्निंग स्टाइल्स जानने की जरूरत है। तो ये 4 लर्निंग स्टाइल्स दी थी किसने, कोल्ब ने। कोल्ब ने कहा कि हर एक बच्चा है वो 4 लर्निंग स्टाइल से सीखता है। बच्चे को आप एक्सपीरियंस दीजिए, बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है। जब हम बच्चे के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो बच्चे को एक्सपीरियंस देने के लिए क्लासरूम स्टडी है वो काफ़ी नहीं है। आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके जाएं। जब बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके जाएंगे तो बच्चा नई नई चीज़ों को देखेगा, नई नई चीज़ों के बारे में सोचेगा, फिर उस पर वो अपना कंसेप्ट बनाएगा, फिर उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करेगा। इसी तरह से जो साइंस एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं
हैं वो भी इसी पर ही बेस्ड होते हैं कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। जब बच्चा अपने सामने जो चीज़ें होते हुए देखता है तो उससे वो बेहतर तरीके से सीखता है। ये सब कोल्ब ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में कहा, लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी में कहा, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ये सब कोल्ब ने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया था। आई होप इस थ्योरी में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।